नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे डी ग्रुप का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के सभी जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के सभी जो क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन का जो है विस्तार से हम विश्लेषण करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये डी ग्रुप के जो साइंस के क्वेश्चन हैं, उसकी एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम डेली के 25 क्वेश्चन, यानी कि एक शिफ्ट के जो क्वेश्चन आते हैं 25, वो क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करवाएंगे। डेली के 25 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको डेली के 25 ट्यूशन साइंस के चाहिए तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस सीरीज़ का अपना जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिप्सम को गर्म करने पर करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। ठीक है, जो एक्स तैयार किया जाता है वो एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, तो यानी कि आप सभी जानते हैं कि जिप्सम जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है सी ए एस ओ फोर और सी ए एस ओ फोर और .2H2O होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम गर्म करते हैं, जिप्सम को हम जो गर्म करते हैं, तो उसके बाद में हम पीओपी जो है मिलता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और .12H2O। तो ये हमें प्राप्त होता है। तो इस पहले जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो प्रतिबिंब जो हमें मिलते हैं वो हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, वो पर्दे पर प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि वास्तविक और बड़ा होता है, वास्तविक और छोटा होता है, आभासी और बड़ा होता है और आभासी और छोटा होता है। तो अपने को जो है आंसर जो है देना है कि ए और बी दोनों है, इसमें से सी और डी दोनों है, ए और बी दोनों है, बी और सी दोनों है। तो देखिए, जो पर्दे पर अपने हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो पर्दे पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रकृति के होते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक प्रकृति के प्रतिबिंब होते हैं। आभासी प्रकार के जो प्रतिबिंब हैं उन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में जो 2 सी और डी जो आंसर है वो इस वैसे ही कट जाएगा और वास्तविक प्रकार के जो प्रतिबिंब है वो इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसमें से वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, ये दोनों जो आंसर है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है, आंसर नंबर 3, वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उस फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgCl, सिल्वर, यानी कि Ag को हम सिल्वर बोलते हैं, यानी सिल्वर जो होती है वो चांदी होती है, और AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो दोनों जो यौगिक हैं उनको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम में लेते हैं। यानी कि आपने जो ओल्ड ज़माने में आपने देखा होगा कि जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोज़ होती थी उनको देखिए कुछ पानी में डुबा के उस तरीके से जो है बनाया जाता था। जो पहले फ़ोटोज़ खींची जाती थी उनको, तो उस ज़माने में AgCl और AgBr को यूज़ में लिया जाता था फ़ोटो खींच के उन फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक शीट होती है, AgCl और AgBr की बनी हुई एक शीट होती है, चांदी का उस पर लेपन होता है, AgCl और AgBr का उस पर लेपन होता है, और उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये विघटित हो जाती है AgCl और AgBr, तब हमें जाके जो है एक फ़ोटो प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके बाद चौथा जो अपना क्वेश्चन है उसमें देखिए, एक धारावाही प्रणालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अपने को सही जो आंसर है, सही कथन जो है हमें चूज करना है। तो दूसरा जो कथन है वो कथन है, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, क्षेत्र रेखाएं सह केंद्रित वर्त होती है। तो इसमें जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि देखिए, यहाँ पर धारावाही, पहले तो ये समझ लेते हैं धारावाही प्रणालिका होती क्या है। जैसे कि कोई भी प्रणालिका है, ये उस प्रणालिका के
चारों ओर इस तरीके से जो है कोई तार लपेट लिया जाता है, धारावाही तार लपेट लिया जाता है। उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये एक चुंबक की भांति कार्य करती है। ये जो प्रणालिका है, ये एक चुंबक की भांति कार्य करती है और अपने आस-पास जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले तो ये एक चुंबक की भांति कार्य करती है और ये एक अस्थायी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक होती है और एक मृदु चुंबक ही हम इसको बोल सकते हैं। अस्थायी चुंबक होती है और इसको मृदु चुंबक भी बोलते हैं। और इस चुंबक से संभवतः ये सही है पहला कथन कि इस चुंबक का उपयोग करके हम मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित कर सकते हैं। तो पहला जो कथन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में ये एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। छड़ चुंबक की भांति भी यह कार्य करती है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। और इस तीसरा जो कथन है वो ये है कि क्षेत्र रेखाएँ सहकेंद्रित वर्त होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें सहकेंद्रित वर्त में नहीं होती, ये एक परवलयाकार जो होती है, इस तरीके की जो है रेखा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एड्स का पूर्णतम रूप क्या है? आर्टिफिशियल इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एडेड इम्यून डिफिशिएंट सिंड्रोम, एग्रीवेटेड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 4, ऑप्शन नंबर 4। ये सभी को लगभग मेरे हिसाब से आता है। साथ साथ में आपको जो है आंसर भी देते रहना है क्वेश्चन के कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अपने पास ये है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खालिस्तान है और दूसरा और अंतिम ज्ञात तत्व खालिस्तान है। तो पहला और अंतिम तत्व अपने को बताना है न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जितने भी उस टाइम के जो ज्ञात तत्व थे उनको एक श्रेणी में बांटा, ठीक है, उनको एक जो है क्रम में बांटा। उस क्रम में जो है उन्होंने हर एक तत्व को हर एक श्रेणी में 8 तत्वों को रखा। तो इस तरीके से उस नियम को, जो नियम उन्होंने दिया उसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो एक श्रेणी में 8 तत्वों को उन्होंने रखा। तो वो जो उन्होंने सारणी एक बनाई थी, उस सारणी में जो पहला जो तत्व था वो था हाइड्रोजन और अंतिम जो ज्ञात तत्व उस टाइम का था वो था थोरियम। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? अभी देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कौन सा जीव समूह सहायक होता है? तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ और लाइकेन, ऑप्शन नंबर 3 शैवाल और प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 4 है जीवाणु और कवक। तो इसकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो जीवाणु और कवक होते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और कवक यानी कि फंगाई जो भी होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी जीव जो मर जाते हैं, मृत जीवों को सूक्ष्म जो अणु है उनमें तोड़ते हैं और उनको विघटित करने का काम करते हैं और ताकि वो लंबे समय तक बदबू ना मारे और अन्य जो जीव हैं उनको हानि ना पहुंचाए और वातावरण को जो है खराब ना करें। तो जीवाणु और कवक जो है मृत जीवों को विघटित करने का काम करते हैं और एक तरीके से ये पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखने का भी कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो गोलीय दर्पण की मैं बात करूँ तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी मैं बात करूँ तो गोलीय दर्पण, मान लीजिए हम यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो इस प्रकार से होता है, ये एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है। देखिए ये दर्पण है यहाँ पर और ये दर्पण है और ये एक अभिलंब की भांति कार्य करता है, यानी कि एक अभिलंब है, 90 डिग्री का ये कोण बनाता है, इसलिए अभिलंब है। तो क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा अपना। आपतन बिंदु और आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। आपतन बिंदु यानी कि जो भी किरण इस दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ती है तो जिस बिंदु पर ये दर्पण पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और ये हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो कथन है वो सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि ये कहीं पर भी पड़ सकती है, दर्पण पर कहीं पर भी टकरा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल मुख्य अक्ष पर ही टकराए। तो कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। और कथन नंबर 3 की हम बात करें तो मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो फोकस की मैं बात करूँ तो फोकस यहाँ पर होता है और फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है।
इसके अलावा और कहीं पर ये नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और राइट आंसर अपना 4 नंबर हो जाएगा। तो आगे की हम क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में, यानी कि कशेरुकी जितने भी होते हैं, ये जैसे कि मानव हो गया और भी जीव जंतु हो गए, गाय भैंस हो गई, तो उनको यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो क्वेश्चन पेपर में आई है वो एज इट इज़ सेम टू सेम लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। SER का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए SER का मतलब यहाँ पर होता है, एक मिनट, SER का मतलब यहाँ पर होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, ठीक है। SER का मतलब होता है चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, अंतरपर्दवी जालिका। तो यकृत होता है, यकृत में जो चिकनी अंतरपर्दवी जालिकाएं होती हैं यकृत कोशिकाओं में, उनका कार्य क्या होता है, यानी कि यकृत यकृत काम आता है भोजन को पचाने में। तो भोजन को पचाने में यकृत काम आता है, तो वो कहीं ना कहीं भोजन से रिलेटेड ही मिलेगा अपने को आंसर। तो इसमें SER यानी चिकनी अंतर्पर्दवी जालिकाएं जो होती है वो मुख्य रूप से जो भी औषधियाँ होती है, वो जो जैसे कि शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है तो हम औषधियाँ लेते हैं, उन औषधियों में जो भी महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं उनको सोखने में, और विष हो जो जैसे कि किसी ने विष ले लिया, यानी कि जहर अगर निगल लिया, या फिर भोजन में अगर कोई जहरीले पदार्थ हैं तो वो उन सभी को जो है सोखने का काम जो है यकृत में चिकनी अंतर्पर्दवी जालिकाएं जो होती है वो करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उल्ट देता है। यानी इनकी देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर 1 है कुंडली, नंबर 2 है मर्दुल है, कोर सॉफ्ट आयरन कोर, विभक्तिक विभक्तिक वल्य यानी कि स्प्लिट रिंग, और ब्रश। तो देखिए विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर में प्रवाहित जो धारा है उसकी दिशा को उल्टना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर विद्युत मोटर को हमें एक ही दिशा में घुमाना है, एक ही दिशा में अगर घुमाना है तो उसमें बार बार हमने धारा की दिशा को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी ये एक ही दिशा में घूमेगी। तो इसके लिए इसमें स्प्लिट रिंग लगी होती है, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वल्य जो है वो लगी होती है, स्प्लिट रिंग, या फिर कंपनसेटर यानी कनेक्टर ऐसे करके एक होता है उसको भी लगाया जाता है। तो विभक्तिक वल्य को इसमें लगाया जाता है ताकि बार बार धारा के प्रवाह की दिशा बदलती जाए और विद्युत मोटर है जो एक दिशा में घूमती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 में बल्ब के फिलामेंट, यानी कि बल्ब में जो भी फिलामेंट होता है जो चमकता रहता है, ठीक है, इस तरीके से एक फिलामेंट लगा होता है बल्ब में जो कि चमकता रहता है, प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। यानी कि बल्ब के फिलामेंट में यहाँ पे खालिस्तान है, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट के आगे खालिस्तान है, उसको में खालिस्तान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, यानी कि बहुत ही पतला होता है, लंबा होता है, जैसे कि ये कुंडली सी बनाई होती है जिसमें लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है उसको अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो देखिए ये जो चमकता है, तो चमकता है यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए ये चमकता है। तो गर्म इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत उच्च होता है, प्रतिरोध जो होता है वो बहुत उच्च होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, प्रतिरोध जो, और ये जो फिलामेंट बना होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है, और उसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, ठीक है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इस तरीके से जो बल्ब के फिलामेंट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो जब परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिक या आवेश खालिस्तान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या खालिस्तान, यानी कि इसमें क्वेश्चन में जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। यानी कि जो भी लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 9 होता है, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, ठीक है, नाभिकीय आवेश यानी कि जो भी नाभिक पर आवेश होता है वो बढ़ता है, और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ता है। अगर नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो नाभिक के चारों ओर जो भी संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बढ़ेंगे, इसलिए फ्लोरीन जब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो बढ़ेगा, इनके बीच में आकर्षण बल जो होगा वो बढ़ेगा, तो ये जो इसकी त्रिज्या होगी वो घटेगी, ठीक है। इसकी जो परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो इसके बीच की जो त्रिज्या होगी वो घटेगी, ठीक है।
तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन हम नंबर 13 की मैं बात करूं तो एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब कोई बंद कमरा है या फिर कोई धुएं से भरा कमरा है तो उसके एक खिड़की है जो खुली हुई है, उससे सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है तो हमें उसका पथ दिखाई देता है और उसमें धूल के कुछ कण इसमें इस तरीके से जो है दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रकाश का गुण है इसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन जो होता है जब कोई पदार्थ की जो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। जब वर्ण विक्षेपण वो होता है जो प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो होता है प्रकाश की किरण किसी चीज़ से टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बात करें तो श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 श्वास नली, ऑप्शन नंबर 2 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, स्पाइन को और रिब्स। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देखिए हमारे गले में यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है उसमें गला भी आता है और गले में जैसे कि ये गला हो गया, जैसे कि ये गला हो गया और गले में कुछ इस तरीके की रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। वो रिंग्स इसीलिए लगाई जाती है ताकि जो वायु का मार्ग है, श्वसन का जो मार्ग है वो अवरोध ना हो यानी कि नष्ट ना हो, वायु का मार्ग जो है नष्ट ना हो। जो रिंग्स लगी होती है उनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं जो कि गले में लगी होती है और इसीलिए 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूँ तो श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए जो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है वो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हो रही है तो उसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं, वायवीय श्वसन, वायवीय या एरोबिक श्वसन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखिए पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, पाइरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, ग्लूकोज के पाइरुवेट में रूपांतरण और पाइरुवेट के CO2 में रूपांतरण। यानी कि किस अभिक्रिया में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब श्वसन की अभिक्रिया होती है तो पाइरुवेट जो होता है, पाइरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 बनती है। यानी कि हम जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हम CO2 को छोड़ते हैं, CO2 बनती है और उसमें जल भी बनता है और उसके अलावा अलावा ऊर्जा भी बनती है जो कि ऊर्जा होती है 32 ATP ऊर्जा जो है वो बनती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 उसका राइट आंसर हो जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि CO2 और H2O और ATP जो है वो इसमें बनती है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 की में हम बात करें तो ये तो ओम के ला का बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूपांतरण का निरूपण करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, V=IR जो है वो ओम का नियम होता है। वी यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा यानी विभव हो जाएगा, आई धारा हो जाएगी और आर जो है प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। देखिए प्रक्रिया जो है जैसे कि भूमि है, ये कोई भूमि है, उस पर अगर देखिए कोई जल है, ठीक है, यानी या फिर बारिश होगी तो वो जो जल है वो भूमि के तल में चला जाएगा, ठीक है। जल जो है वो सोख लेगी पृथ्वी, ठीक है। तो वो किस प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें वो जिसका चला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में तो जल जो है वाष्प बनकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। और अंतःसंदेहन होता है, प्रासरण होता है, भस्मीकरण यानी कि भस्म बन जाती है उसकी, तो वो होता है, ठीक है। तो इस जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतःसंदेहन यानी कि इनफिल्ट्रेशन। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यानी कि इनफिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, यानी कि फिल्टर होकर जो है वो अंदर जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भूमि के तल में जो पानी हम निकालते हैं ट्यूबवेल वगैरह से वो बिल्कुल ही साफ़ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, ठीक है। जो भी अंदर जाता है वो, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन दिए हुए हैं और इसमें कथन नंबर 1 जो है वो टिन और लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है और ऑप्शन नंबर 2 है फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ठीक है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसमें जो है चयनित पदार्थ का जो गलनांक है वो उच्च होना चाहिए। तो देखिए फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ पहले तो मैं आपको बता दूँ फ्यूज़ क्या होता है। हमें हमारे घरों में देखिए आपने देखा होगा जब लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके की MCBs लगी होती है जो उसमें एक कट लगा होता है, ठीक है। जैसे कि हम उस बटन को हम दबाते हैं तो एक कमरे की या फिर पूरे घर की लाइट चली जाती है तो उसको बोलते हैं फ्यूज़।
तो वो जो कट लगा होता है, फ्यूज़ लगा होता है, उसमें देखिए वो तो होता है एमसीबी। इसके अलावा एक फ्यूज़ भी होता है जो अभी तो देखिए एमसीबी जो है वो अपग्रेड हो गई है, लेकिन पहले एक फ्यूज़ लगा होता था इस तरीके का, और उसमें जो है एक तार लगा होता था। जैसे जैसे कि कोई लोड ज़्यादा पड़ गया या फिर कोई स्पार्किंग हो गई लाइट में, तो यहाँ से वो तार जो है वो जल जाता था और हमें फिर से उस तार को लगाना पड़ता था। इस तरीके का फ्यूज़ लगा होता था, उसको हम फ्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूज़ जो होता है वो बना होता है टिन और लेड का, ठीक है। टिन और लेड मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है उस फ्यूज़ को बनाने में। तो ऑप्शन यानी कि कथन नंबर 1 जो है वो सही है इसमें। और इसके बाद हम बात करें तो फ्यूज़ को जो है एक फ्यूज़ से लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहती रहती है, और इसलिए उसको विद्युत में तार से जो है जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 में फ्यूज़ बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसमें गलनांक उच्च नहीं होता है, गलनांक निम्न होता है। क्योंकि देखिए अगर गलनांक निम्न होगा तभी वो जो तार है वो गर्म होके, जैसे कि उसमें ज़्यादा लोड पड़ गया तो वो गर्म होके पिघल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। अगर गलनांक उच्च होगा तो वो कितना भी लोड पड़ जाए और कितना भी स्पार्किंग हो जाए, कितना भी आगे जो है खराबी हो जाए, तो वो तार पिघलेगा नहीं अगर गलनांक उच्च होगा। तो इस कंडीशन में जो है लाइट में कट नहीं लगेगा और जो है खराबी होने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे वायरिंग भी जो जल सकती है। तो कथन नंबर जो 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 में जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो आगे हम 19 नंबर की हम बात करें तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान बनते हैं। तो क्लोर एल्कली जो प्रक्रिया होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, और उसको जो है उसका जो विद्युत अपघटन किया जाता है, NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को जो है क्लोर एल्कली प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है क्या बनता है कि इस कंडीशन में जब NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन बनता है, H2 बनता है, और क्लोरीन बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो कि ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके हम बात करें कि समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर है, ठीक है। यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि अणु जो भी अणु होता है, जैसे कि CH और मीथेन हो गया, और उसका आणविक द्रव्यमान की हम बात करें तो कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 होता है, यानी कि 6 गुणा में 2 12 होता है। और हाइड्रोजन का जो होता है वो एक का एक होता है, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। तो इसका टोटल आणविक द्रव्यमान हो गया 16। तो इस तरीके से आणविक द्रव्यमान होता है, उसमें कितना जो है अ, अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए 2 समजातीय श्रेणी के जो 2 क्रमागत सदस्य होते हैं उसकी हम बात करें तो एक तो हो गया जैसे कि मान लीजिए मीथेन हो गया, और उसके बाद में अगला जो क्रमागत सदस्य है वो हो जाएगा C2H6 यानी इथेन हो गया। इसको मीथेन कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं। उसके बाद में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरीके से जो है सदस्य होते हैं, और ये एथेन के सदस्य हैं, एथेन समूह के सदस्य हैं। उसके अलावा एथीन के एल्केन एल्कीन और एल्काइन होते हैं, उस तरीके से जो ये एथेन एल्केन के सदस्य होते हैं, सॉरी एल्केन के ये सदस्य होते हैं, एल्कीन के सदस्य होते हैं और एल्काइन के सदस्य अलग होते हैं। तो ये समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो अंतर होता है वो होता है जैसे कि इसकी इन दोनों सदस्यों की हम बात करूँ, मैथेन और एथेन की मैं बात करूँ, तो इसमें जो होता है CH2 का जो है वो अंतर होता है। जैसे कि इसमें एक कार्बन परमाणु इसमें एक ज़्यादा है और 2 जो है हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसी तरीके से अगला हम बात करेंगे तो C3 और H जो है 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सॉरी C3H जो है 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है CH2 का जो है अंतर होता है। CH2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 14 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आणविक द्रव्यमान का जो अंतर है वो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में इसका राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा 14। इसके अलावा हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका जो है हमें निम्नलिखित अभिक्रिया में निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान हमें करनी है। तो PQRS यानी कि PQRS सिंपल सी बात है कि इस अभिक्रिया में हमें अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर Fe दिया हुआ है और Fe2 यानी कि Fe के 2 जो है अणु दिए हुए हैं। तो 2 अणुओं को यहाँ पर संतुलित करने के लिए हमें P की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा, तब यहाँ पर 2 Fe हो जाएंगे और 2 Fe यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा 2 S हो गए, यहाँ पे S2 हो गए। अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 सल्फर हो गए, तो सल्फर एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, ये सही हो गया। इसके अलावा 8 जो है ऑक्सीजन के अणु 4 गुना 2 8 हो गए। तो यहाँ पर देखिए O3 है तो 3 तो ये हो गए, और O2 प्लस में 2 ये हो गए, और O3 ये हो गए, 3 और 3 से 2 8, यानी कि यहाँ पर तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, R की जगह 1 हो गया और S की जगह 1 हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो निम्नलिखित असंतुलित अभिक्रिया द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में करवाया जाता है, यानी कि H2O प्लस CO2 C6H12O6 O2 और H2O, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि कितने जो जल के अणु और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो है 6 जल के अणु, 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो यदि एक आपतित किरण जो है, यदि एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी कि अवतल दर्पण जो है उसके वक्रता केंद्र से गुजरती है। मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया इस तरीके से, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर ये सी जो है इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया। आपतित किरण जो है वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खालिस्तान के बराबर होगा। यानी कि जब भी इस वक्रता केंद्र से कोई आपतित किरण गुजरेगी तो वो वापस उसी पथ पर लौट जाएगी, जैसे कि ये यहाँ से आई और इसी पथ पर ये वापस चली जाएगी टकराने के बाद में। तो इस कंडीशन में जो इनके बीच, दोनों के बीच में इस पॉइंट पर जो है कोण बनेगा, वो कोण बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है अवतल दर्पण पर और पड़ती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो हमें सम्मिलित करना है। तो नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सम्मेलन को दर्शाता है, यानी कि सही सम्मिलित अपने को इसमें करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉपर ट्यूब जो होती है वो एक गर्भ निरोधक जो है तरीका है। उस कॉपर ट्यूब होती है वो जब हम लगाते हैं, महिलाओं में इसको यूज़ किया जाता है, तो कॉपर ट्यूब जब हम लगाते हैं तो इसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है। इसमें निषेचन होता है नहीं, क्योंकि शुक्राणुओं को कॉपर ट्यूब जो है वो आगे नहीं जाने देती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मुखी गोलियाँ, जो मुख से हम गोलियाँ लेते हैं वो, उसमें जो है मुख से जो गोलियाँ लेते हैं उसमें जो रोपण भी नहीं होता, यानी कि जब अगर निषेचन हो गया और निषेचन होने के बाद में जब गर्भाशय में वो जो निषेचित अंडाणु है वो आता है तो वो यहाँ पर रोपित होता है। तो मुखी जब गोलियाँ लेते हैं तो उसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है। और कॉन्डम जो होता है, कॉन्डम का यूज हम जब लेते हैं तो कॉन्डम से शुक्राणु जो है वो गर्भाशय गर्भीवाह तक नहीं पहुँचेंगे। जब आप सभी को पता है जब कॉन्डम यूज़ में लेते हैं तो शुक्राणु है वो गर्भाशय तक भी नहीं पहुँचते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जो ऑप्शन नंबर वो 2 सही हो जाएगा। और ट्यूबेक्टोमी जो होती है उसमें अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा, तो इस कंडीशन में इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के जो है वो क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन थे। और ये जो क्वेश्चन है एक शिफ्ट के जो है क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में 2022 का जो डी ग्रुप का जो एग्जाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन आए। तो ये एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो 24 क्वेश्चन है। और आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि और वीडियो बनाने की मेरी जो है इच्छा हो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और देखिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, कल भी अगर हम 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।